हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपनी पिछली वीडियो में 11th क्लास अकाउंट्स कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी। उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो आइए देखिए बेसिक टर्म्स। एक टर्म होती है सोर्स डॉक्यूमेंट, और एक टर्म होती है वाउचर्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं इन दोनों टर्म्स के बीच। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है और वाउचर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट भी एक डॉक्यूमेंट होता है, वाउचर भी एक डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ट्रांजैक्शन का जो हमें रिसीव हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने बाहर कोई परचेज की, कैश परचेजेस, तो हमें एक कैश मेमो मिला, वो हमारी ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट हुआ। हमने उधार पे सामान खरीदा या बेचा तो हमने इनवॉइस प्रिपेयर किया या रिसीव किया, तो इनवॉइस भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस ट्रांजैक्शन का। हमने बैंक में कैश जमा कराया तो हमें प्रूफ के तौर पर एक पेइंग स्लिप रिसीव होती है, वो भी हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है हमारा। ये होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमें ट्रांजैक्शन के टाइम पे ओरिजिनली रिसीव होते हैं। अब वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं on the basis of source document। क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस। किसके यूज में आते हैं? जो ऑडिटर्स होते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेंगे, उनको फैसिलिटी देते हैं ये वाउचर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई परचेज की है तो परचेज करते टाइम आपको कैश मेमो या इनवॉइस जो भी रिसीव हुआ होगा वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसके बाद उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, आपकी कंपनी के लेटर हेड पे एक वाउचर प्रिपेयर होगा जो प्रूफ होगा कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है, वो वाउचर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रेवेन्यू का मीनिंग पढ़ा था। जिसने भी हमारी बेसिक टर्म्स की लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
रेवेन्यू के मीनिंग में हमने पढ़ा था कि ये ग्रॉस सेल्स है, तो एक टर्म होती है टर्नओवर। वो टर्नओवर ग्रॉस रेवेन्यू ही होता है। ग्रॉस रेवेन्यू को ही हम टर्नओवर कहते हैं। टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो सेल्स हुई हैं उसे आप टर्नओवर कहते हो, जिसे आप ग्रॉस रेवेन्यू भी कहते हो। फिर हमने एक टर्म पढ़ी अपनी लास्ट वीडियो में, इनकम। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस को हमने वहां पे इनकम बोला कि ये एक ग्रॉस अमाउंट है, इसमें से कुछ माइनस कर देंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगा। इनकम एक नेट अमाउंट है। कुछ ऐसे ही टर्म्स एक दो और डिस्कस करते हैं। एक लेमन लैंग्वेज में हमें लगता है कि रेवेन्यू का मतलब भी इनकम ही है, इनकम का मतलब भी इनकम ही है, प्रॉफिट का मतलब भी इनकम ही है, और गेन का मतलब भी इनकम ही है। बट इनमें डिफरेंस है सब में। तो रेवेन्यू और इनकम हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट, गेन और लॉस देखते हैं अभी। हम अपने बिजनेस में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इनकम्स भी करते रहते हैं और कुछ एक्सपेंस भी इनकर होते रहते हैं हमारे। ऐसा सिलसिला पूरे साल चलता रहता है। तो साल के एंड में जब हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने की सोचते हैं तो हम अपनी इनकम्स का भी टोटल कर लेते हैं और एक्सपेंसेस का भी टोटल कर लेते हैं। इफ इनकम साइड exceeds the expense side, या ये कह सकते हैं if the total income exceeds the total expenses, then the difference will be termed as profit. एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी एक साइड हम सारे इनकम्स लिख देते हैं, एक साइड सारे एक्सपेंसेस। तो if income side exceeds the expense side, then the difference will be termed as profit. In case of loss, reverse treatment. एक्सपेंस साइड अगर एक्सीड करती है इनकम साइड से तो डिफरेंस लॉस आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट आते हैं हम गेन पे। इसका मतलब भी फायदा ही होता है, बट ये जो फायदा होता है वो इंसिडेंटल होता है, एक्सीडेंटल होता है। ये फायदा हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि जिन फायदों को हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न कर रहे हैं उन्हीं को हम गेन कह रहे हो। ये कभी कभी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई असेट पुराना हो गया था जो स्टैंड करता था बुक्स में 1,50,000 की वैल्यू पे, जिसकी बुक वैल्यू 1,50,000 रुपये थी। जब वो आपने किसी पार्टी से बेचा तो 1,80,000 में बेच दिया आपने, वो 1,80,000 में बेच दिया। तो 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ हमें, उसे हम गेन का नाम देंगे, क्योंकि ये चीज़ें डेली नहीं हो रही हैं। आपके पैसे किसी डेटर ने देने को मना कर दिया था,
सपोज लास्ट ईयर कुछ पैसे आपके बैड डेप्ट हो गए थे। बैड डेप्ट क्या होता है ये भी हमने अपना पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा डेटर्स से नहीं आता वो बैड डेट मान के, नुकसान मान के आप अकाउंट क्लोज कर देते हो उस डेटर का। क्या पता नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो डेटर अपने पैसे देने आ जाए, तो ये भी एक गेन होगा जो हमने सोचा नहीं था, डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं था ये। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गेन भी। तो हम अभी तक रेवेन्यू हमने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको कंपेयर करते हुए हमने टर्नओवर का मीनिंग पढ़ा है। इनकम भी हमने डिस्कस कर लिया था। प्रॉफिट लॉस एंड गेन अभी हमने डिस्कस किया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंडिचर्स। नाम देख करके आपको लग रहा है कि खर्चे की बातें करने वाले हैं हम। एक्सपेंडिचर्स 3 टाइप के हम डिस्कस करेंगे यहां पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड deferred revenue expenditure। समझते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बताएं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट से रिलेटेड जनरली होता है। अब डिटेल में पढ़ते हैं। वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एसेट के एक्विजिशन के लिए हमने इनकर किए हो या एडिशन के लिए हमने इनकर किए हो या इम्प्रूवमेंट के लिए हमने इनकर किए हो। एग्जाम्पल, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। तो अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज ही किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन। एडिशन मतलब आपने एग्जिस्टिंग एसेट में ही कुछ और इंक्रीज कर दिया हो ऐड करवा के। तो एग्जाम्पल है an additional part installed in existing asset। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर हॉल है जिसमें 500 सीट्स लगी हुई हैं, मतलब 500 आदमी बैठ सकते हैं वहां पर। आपने 200 सीट्स और लगवा दी हैं, तो वहां पे एडिशन हुआ है किसी एग्जिस्टिंग एसेट में। तो 200 सीट्स लगवाने का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। नेक्स्ट, किसी एसेट में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कोई एक्सपेंस अगर हमने इनकर कर दिए हो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे मेजर रिपेयर्स या कोई भी ऐसा खर्चा जो एफिशिएंसी इंक्रीज कर दे, सो दैट
the efficiency of that assets increased. ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने किए हो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। आपने ये तीनों पार्ट्स पढ़ करके अगर जजमेंट लिया हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, इंक्रीज्ड द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास 5 मशीन्स थी, अब 8 मशीन्स हो गई हैं, 3 मशीन और परचेज कर लिया आपने, तो 5 मशीन से ज़्यादा कमाएंगे कि 8 से? 8 से। पहले पिक्चर हॉल में 500 आदमी बैठते थे तो 500 टिकट से बिकती थी, अब हमने 200 सीट्स का एडिशन कर दिया है तो अब 700 सीट्स बिकने लगेंगी, ज़्यादा कमाएंगे हम। पहले हमारा असेट जितनी एफिशिएंसी थी उसकी, वो सपोज 1000 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन करता था, अब हमने उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि वो 1000 के बजाय 1200 यूनिट प्रोड्यूस करता है पर डे। तो 1200 यूनिट प्रोड्यूस करने का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ज़्यादा कमाएंगे हम। आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम डेली नेचर में करते हैं, इन्हें हम रेगुलर नेचर एक्सपेंसेस भी कहते हैं या रेकरिंग नेचर। रेकरिंग मीन्स रीअकर, जो बार बार आते रहते हो। ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम डेली बेसिस पे करते हैं, एक रूटीन में होते रहते हैं जो खर्चे। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मटेरियल, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सिंपल सा मीनिंग था, समझ गए होंगे आप सब। नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 वर्ड्स यहां है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो इसमें भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एक वर्ड एक्स्ट्रा है डेफर्ड। तो ये भी ऐसे ही एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही कर रहे हैं, बट ये डेफर्ड है, मतलब इनके बेनिफिट्स में डिले है। क्या बोल दिया ये मैंने, आपको समझ नहीं आया कि डिले क्या कह रहे हो सर आप? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो विद इन 1 ईयर मिल जाता है। जो इसका बेनिफिट मिलता है हमें वो 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, और इसके बेनिफिट में डिले है। इसका बेनिफिट 1 साल के बाद भी मिलता है। तो डेफर्ड का मतलब डिले इन बेनिफिट्स ही कहेंगे, डिले ही कहेंगे डेफर्ड का मीनिंग। सर एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट। सपोज आज आपने अपने प्रोडक्ट की शाहरुख खान से ऐड कराई है, तो ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान को दुनिया 2, 4, 6 महीने में ही भूल जाएगी। हो सकता है 3, 4, 5 साल तक शाहरुख खान को याद रखे पब्लिक कि इस प्रोडक्ट की ऐड शाहरुख खान ने दी थी। तो वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ पैसा आपको 1 साल नहीं 3 से 5 साल तक बेनिफिट शायद देगा। इसलिए डेफर्ड कहा गया है इसको, कि इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा भी मिलता है ये भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही। एडवर्टाइजमेंट हमने अपने सेल्स इंक्रीज करने के लिए ही तो दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब अगर कहें हिंदी में तो लागत होता है इसका मतलब। अब लागत वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हमने कुछ एक्वायर किया हो, कहीं पैसे खर्चे हो कुछ सर्विस अवेल करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए। तो कॉस्ट हर वो चीज, एनी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस which is to be given in exchange of others। फॉर एग्जाम्पल ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये सपोज 25 रुपीज़ का है। तो इस मार्कर की कॉस्ट क्या है मेरे लिए, जो मैंने बुक डिपो वाले को परचेज करते हुए दी होगी। तो एनी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वो 25 रुपये जो मैंने विच इज़ टू बी गिवन इन एक्सचेंज ऑफ अदर्स, कोई सामान लेने के लिए चुकाए हैं, वो कॉस्ट हुआ। नेक्स्ट टर्म है हमारी रेसिप्ट्स। अब जैसे रेसिप्ट्स का एक्सपेंडिचर का मतलब पैसे जाना था, ऐसे रेसिप्ट्स का मतलब पैसे आना है। रेसिप्ट समझाने से पहले एक और चीज, हमने एक्सपेंडिचर डिस्कस किया, एक टर्म एक्सपेंस भी होती है। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है क्या कुछ? तो डिफरेंस है, समझते हैं एक एग्जांपल से कि क्या डिफरेंस है। अकाउंटेंसी में आप हर टॉपिक के लिए या हर चैप्टर के लिए जहां भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही हो, याद रख लीजिए कि एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हमने अवेल कर लिया हो। एक्सपेंस हम उन आइटम्स को बोलते हैं जिनका बेनिफिट हमने अवेल कर लिया हो, जिनका बेनिफिट हमने विद इन द ईयर ले लिया हो, उन्हें हम सिर्फ एक्सपेंस कहते हैं। सिर्फ पॉकेट से पैसे निकल जाना, पैसे खर्च हो जाना एक्सपेंस नहीं होता, वो एक्सपेंडिचर होता है। ये डिफरेंस होता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में। आउटफ्लो ऑफ कैश, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कि कहीं ना कहीं आपने कोई कैश का भुगतान किया है, वो एक एक्सपेंडिचर है। जरूरी नहीं कि आपने जो कैश का आउटफ्लो किया है उस सारे के सारे कैश का हमें बेनिफिट मिल चुका हो। जितने का बेनिफिट मिल गया है वो एक एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार परचेज की जो 15 लाख रुपीज की है, तो आज मैंने 15 लाख रुपीज खर्च कर दिए। ये सारे के सारे 15 लाख रुपीज एक्सपेंस नहीं है। इन 15 लाख रुपीज को मैं 10 साल तक यूज करूंगा। सपोज वो कार मुझे 10 साल तक फायदा देगी, तो हर साल 1,50,000 1,50,000 1,50,000 का मैं बेनिफिट लेता रहूंगा। 10 साल में मैं 15 लाख रुपए का पूरा बेनिफिट ले लूंगा। तो 15 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर्स,
पर ईयर में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट लूंगा। तो हर साल मुझे जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है वो 1.5 लाख है। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर सेम टर्म है, या हमारे पॉकेट से निकले हुए पैसे को ही हम एक्सपेंस कह देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस जनरेट करना ही नहीं है, वहां एसेट भी आ रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंस था क्योंकि उसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर हमें मिल रहा था। ठीक एक्सपेंस की तरह रिसिप्ट्स भी होती हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट्स, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक छोटा सा अलग से चैप्टर भी है हमारा एक्सपेंडिचर और कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। तो जब हम उसका वीडियो बनाएंगे तो और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी, कैपिटल रिसिप्ट्स के भी। तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब था कि असेट परचेज कर रहे हो आप, फिक्स असेट्स, तो फिक्स असेट्स भी हम डेली परचेज नहीं करते, ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स भी डेली नहीं आती। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एक्सपेंस नहीं था, असेट था, इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट भी कोई इनकम नहीं है। तो क्या है सर? या तो ये कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या तो कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है, या डिक्रीज इन एसेट्स। अगर आपने अपने फिक्स एसेट्स को बेच दिया है तो बेचेंगे आप डेली थोड़ी ना, और फिक्स एसेट्स बेच देना, एसेट्स रिड्यूस कर रहा है, वो कोई इनकम नहीं है हमारी डेली नेचर की। तो उससे जो पैसा आया वो एक कैपिटल रिसिप्ट है। सपोज आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेना कोई इनकम थोड़ी ना है, बट रिसिप्ट तो आई है, और लोन डेली भी नहीं लेंगे, वो एक कैपिटल रिसिप्ट है। बिजनेस में आपने कैपिटल लगाई, इनकम थोड़ी ना हुई वो बिजनेस की, और डेली थोड़ी ना लाते रहेंगे कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको अच्छी तरह। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग था कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट हमें विद इन द 1 ईयर मिल जाता है, मतलब वो एक्चुअल एक्सपेंस थे। ठीक इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये है एक्चुअल इनकम, जो हमें डेली नेचर के सेल से या सर्विस रेंडर करके हुई है। अगर हमारा सामान बेचने का बिजनेस है तो सेल्स ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, सर्विसेज बेचने का बिजनेस है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। दो तरह के होते हैं डिस्काउंट हमारे, जो डिस्कस किए जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो हमें एट ए फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज किया जाता है ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। समझिए, लेट आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया जिस पे प्राइस लिखा हुआ है 4000,
बट वहाँ पे 40% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो 4000 का 40% 1600 माइनस होके आपको वो प्रोडक्ट 2400 का पड़ जाएगा। ये फिक्स्ड परसेंटेज है जो हमें प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करी है। ऐसे डिस्काउंट जनरली स्टॉक को क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं, सेल्स इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? लेट आपका कोई कस्टमर है जिससे आपने 50,000 का सामान बेचा है, रेगुलर कस्टमर है आपका, आपको पता है कि ये अपने 50,000 3 महीने बाद देने आएगा, तो आप उसे एक लालच देते हैं कि अगर अभी पैसे देता है तो 49,000 मैं ले सकता हूँ, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या हुआ? वाई कैश डिस्काउंट? टू रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट। आपने भी अपनी डेली लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किए होंगे दोनों डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी आपने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज़ आप कहीं पर कोचिंग लेने ही जाते हो या जिम जाते हो, जहाँ पे हर महीने आपको फीस देनी पड़ती हो, वहाँ पे ऑफ़र दिया जाता है कि सर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो सामने वाला भी ये चाहता है कि जो पैसा मुझे पार्ट्स में मिलेगा पूरे साल में, थोड़ा बहुत कम मिल जाए बट आज ही मिल जाए इकट्ठा। इट मीन्स कैश डिस्काउंट हम जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए, इमीडिएट पेमेंट रिसीव करने के लिए देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने मैक्सिमम बेसिक टर्म्स हमारे 2-3 पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। करने को और भी बहुत सारी बेसिक टर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि ये +1 का सबसे पहला टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक। 10th तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हुआ होता है। पूरे अकाउंटेंसी में पता नहीं हमें और कितने वर्ड्स नए नए सुनने को मिलेंगे, तो सारे बेसिक टर्म्स में ही डिस्कस करना, टॉपिक को ओवरबर्डन करना है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। बाकी अगर आपको कोई लगता है कि कोई टर्म हमसे रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और धीरे धीरे और भी कुछ चीज़ें अदर चैप्टर्स में हमारी अपने आप डिस्कस होती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।